हेलो बच्चों, हर हर महादेव। कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोग का AS4, जैसा कि आप लोगों ने पुरानी वीडियो में देखा होगा, वो हम लोग का हो गया। AS4 क्या था? कॉन्टीजेंसी एंड इवेंट अकॉर्डिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। जितनी बार हो सके उतना आप उसको रिकॉल करिए। ठीक है। हर हर महादेव। बोलते रहो यार। जितना आप अंदर से ऐसा नहीं आता कि एकदम बोलो, एकदम हर हर महादेव। मेरा तो अंदर से ऐसा वो हो जाता है कि एकदम जोश में बोलो। और चलो ठीक है ना, जो भी आपको बोलना है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी AS5। ठीक है, जिसका नाम है नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यही हमारी जो है अब अगली AS है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ आती है तो आपका वाई जरूर क्लियर होना चाहिए कि सर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटीजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मैंने ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि सर डेट ऑफ अप्रूवल से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हो सकता है कि बैलेंस शीट को रिवाइज रीस्टेट करना पड़े। वो जानी ही चाहिए उसमें, या उसका डिस्क्लोजर जरूरी है। तो उसी तरह AS5 है, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द पीरियड। आपको जानना है कि आपकी उस पीरियड की कौन सी चीजें हैं जो नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगी, ताकि आप उस पीरियड के नेट प्रॉफिट जान पाए। कौन सी चीजें प्रायर पीरियड की है जिसको आपको करंट ईयर में आपको उसको ठीक करना है, और आपको ये अलग से दिखाते हुए अपनी नेट प्रॉफिट भी देखना है। अलग से किसको दिखाना है? जो प्रायर पीरियड है। सर, जो प्रायर पीरियड है वो करंट ईयर में क्यों जाएगी? क्योंकि वो ओमिशन से या तो मिस्टेक की वजह से वो करे प्रीवियस ईयर में नहीं गई, या गलती गई जिसकी सुधार करनी जरूरी है, तो वो करंट ईयर में उसकी सुधार आपकी होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? और दूसरा है आपका चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी को हम लोग कैसे डील करेंगे। सर, अगर चेंजेस होती है, कब होती है, और अगर क्यों होती है, और उसका रीजन इफेक्ट, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। कि अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है तो उसका PNL पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो पॉलिसी है भी कि नहीं चेंजेस, मतलब क्या अगर किसी भी चीज, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रिंसिपल मेथड्स की अगर चेंजेस हो रही है, तो क्या उसको हम लोग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानेंगे? पहली बात तो ये। और अगर मानते हैं तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे कैसे इफेक्ट करती है। तो आपको इसीलिए ये सारी चीजें पढ़ना है। तो देखो, मैंने एक चार्ट बनाया है, इसी में आपका पूरा ये AS समा गया है। ठीक है बच्चों, बस यही है, आपको इतना ही पढ़ना है, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलो देखो, मैं शुरू करता हूँ। वैसे शुरू तो हो ही गया अपना। तो देखो, मैंने आपको बताया बच्चों कि अपने को 5 चीजें पढ़नी है। एक, एक, दो, तीन, चार, और एक ये 5। ठीक है। जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका ये है। ठीक है, ये आपको बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में, बहुत सही भी लगेगा। और बाकी सारे ऐसे देखो, सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, तो आपको ऐसे बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना। ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं उसको लिखता हूँ ना जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक ही पूछे तो ज्यादा अच्छा है बच्चों। तो चलो आ जाओ, हम लोग बारी बारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि सर क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जानना है तो आपको उसके बारे में जानना होगा कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं। तो देखो, सॉरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो ऑर्डिनरी आइटम नहीं होते हैं। आप लोग कहोगे वाह, वाह सर वाह, क्या आपने समझाया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं, मैं ठीक बोल रहा हूँ यार, जो ऑर्डिनरी आइटम नहीं होते वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं। तो सर आपको तो ये बताना पड़ेगा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं। तो देखो, ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम होते हैं। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, आप शूज का बिजनेस कर रहे हो, जूते की आपने बिजनेस खोली, परचेजिंग सेलिंग की रिटेल शॉप खोली। तो जूता खरीद रहे हो, बेच रहे हो। जूता के बाद आपका स्टॉक है जूता का, या ओपनिंग स्टॉक है, या उससे वो मंगाने में कोई खर्च दे रहे हो, तो ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है, ये आपको करना ही करना है। सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ये कोई आपका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है।
तो जो आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम होती है वो आपकी ऑर्डिनरी आइटम होती है, वो आपकी नॉर्मल है, जो बिजनेस करेगा वो तो होगा ही है। आप समझ रहे हैं? दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि एक इंसिडेंटल आइटम भी अगर उससे रिलेटेड है तो भी वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम होती है, मतलब वो भी आपकी ऑर्डिनरी आइटम है। जैसे इंसिडेंटल आइटम मतलब क्या? अब जैसे एज ए एग्जांपल आपने मैंने बोला कि आप शूज का बिजनेस कर रहे हो, तो शूज का बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, आपको रेंट पे भी लेना होता है कुछ एक, आपको प्रीमाइसेस जहाँ पे आप शोरूम बनाते हो, कुछ वर्कर्स को भी रखने होते हैं और भी जो उसी से जुड़े हुए हैं, मतलब इंसिडेंटल है। जैसे आपको एक क्या हुआ, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेना पड़ा बिल निकालने के लिए, तो डेट इज नॉर्मल। तो जो उसी से जुड़ी हुई है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। तो वो जो रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम से रिलेटेड है, मतलब जो उसके इंसिडेंटल है, मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी होगा ही होगा। तो वो आपकी ऑर्डिनरी आइटम हो गई। इसके अलावा जितनी भी आइटम है वो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो देखो हम लोग ये पढ़ इसलिए भी रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो एएस है ना हमारा, ये पूरा डिस्क्लोजर पे टिका हुआ है, ताकि जो इसके हमारे जो उसके यूजर है, जो उसके कंज्यूमर है, जैसे कि स्टेक होल्डर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, और भी गवर्नमेंटल बॉडीज हो गए, जो इसको देख के सही सही डिसीजन ले पाए, ताकि आप अगर सीए ने सेपरेटली डिस्क्लोज किया हुआ है स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में, डिस्क्लोज क्यों करता है कोई, ताकि उनको इस चीजों के बारे में पता रहे कि इससे ये चीजें इतनी प्रभावित हो रही है। आप समझ रहे मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है, उसको क्या हुआ, उसको फायर से बड़ी लॉस हो गई, उसकी कंपनी में आग लग गई और जिससे उसका पूरा स्टॉक जल गया। तो फिर क्या हुआ, उसको इंश्योरेंस कंपनी से बहुत सारा पैसा उससे रिकवर हो गया। तो सर ये क्या, ये रेवेन्यू जनरेट प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है? क्या ये ऑर्डिनरी आइटम है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? देखो फायर का लगना तो ऐसा तो नहीं है ना कि रोज रोज फायर लगता है, नहीं। तो सर फायर का लगना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, लेकिन क्या उससे आया हुआ इंश्योरेंस क्लेम, क्या ये हमेशा होता है आपका? नहीं ना। तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आएगी। देखो मैंने आपको इसीलिए लिखवाया हुआ है कि अर्थक्वेक एंड फायर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और कुछ, अब जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया उसी में आपको कंटिन्यू करना है कि इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा दे रही है, वो तो वो उसके लिए क्या ऑर्डिनरी आइटम है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? तो सर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ये बिजनेस शुरू किया है तो उसके लिए ये ऑर्डिनरी आइटम है। अगर वो उसको अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानने लगे तो उसके लिए ऑर्डिनरी क्या होगी बच्चों? तो ये उसका हमेशा का है कि कुछ ना कुछ कभी हो ये होता है कभी वो होता है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस होल्डर होते हैं तो वो उनके साथ होता रहता है, तो उनके लिए वो रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम होगी, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम, क्योंकि उसी के प्रीमियम से तो वो चल रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन कुछ कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी होने के बावजूद उनके बारे में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डिनरी, वो प्रिंसिपल रेवेन्यू नहीं होते, लेकिन वो कभी ना कभी तो होते हैं, ऐसा फिक्स होता है। जैसे अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी है, वो डेप्रिश 5 साल तक चली है, तो 5 साल बाद वो बिकती है, स्क्रैप पे कोई भी प्राइस पे वो बिकती है। तो अगर आपको कोई फिक्स एसेट बिक रही है, या फिक्स एसेट आप खरीद रहे हो, या आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, या कोई लिटिगेशन में आप किसी को आपको पेनल चार्जेस देने पड़े, या आपके ऊपर कोई कोर्ट सू कर दे रहा है, तो ये चीजें जो है ना, ये आपकी कभी ना कभी होती है। आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलो। अब तो देखो ऑर्डिनरी आइटम मैंने क्या बताया, पहले आपको पढ़ना है ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं। तो सर ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है और इंसिडेंटल आइटम। तो इसके लिए आपको कोई भी सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं करना है, लेकिन अगर ये मटेरियल है, इसका इफेक्ट मटेरियल होता है, तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ सच आइटम इज मटेरियल देन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, तो आप उसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या मैंने एग्जांपल आपको लिखा हुआ है बच्चों, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको मालूम है, सैलरी, वेजेस, रेंट एटसेट्रा, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। और फिर देखो मैंने आगे क्या लिखा है कि दिस देयर आर सम एक्सेप्शनल आइटम,
देखो ये चीज बहुत अच्छी चीज है कि कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, मतलब जो ऑर्डिनरी आइटम होने के बावजूद इनको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाता है। सेपरेटली डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। जैसे क्या, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स से अगर आपको क्या हुआ, आपको सेल करने से कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुई, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सेल से कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हुई, लिटिगेशन या सेटलमेंट में जाने से आपको कोई खर्चा वर्चा हुआ, और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। तो देखो प्रोविजन का रिवर्सल हम लोग कब करते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपने किसी चीज का प्रोविजन बनाया था, डेटर का प्रोविजन बनाया था, आपको लग रहा था कि पैसे नहीं देगा, बाद में पता चला उसने पूरा पैसा दे दिया, तो जो आपने प्रोविजन दिया है तो आप उसको रिवर्स करेंगे। तो ये सारी चीजें ना होती रहती है। लेकिन आप कहो कि अर्थक्वेक होती रहती है, तो ऐसा तो नहीं ना है बच्चों, अर्थक्वेक होता रहता है ऐसा आप नहीं कह सकते। फायर लगती रहती है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, जंगल में नहीं काम कर रहे हैं आप, ठीक है। रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस ऑफ इन्वेंट्री। आपने कोई वैल्यूएशन लॉस बुक किया है, मतलब आपकी कॉस्ट जो है उससे नीचे आपकी एनआरवी आ गई है, तो आपने लॉस बुक किया था, आपको मालूम है एस टू मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको रिवर्स किए हो, है ना। मतलब अब क्या हुई, कॉस्ट आपकी ज्यादा हो गई, अरे एनआरवी आपकी ज्यादा हो गई, तो जितना आपने पिछला बार में उसको रिवर्स लॉस बुक किया उतना आप रिवर्स कर रहे हैं, तो ये होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जैसे सैलरी ऑन वेजेस का आप रिवीजन कर रहे हो बैक डेट से, तो इट्स जस्ट ऑर्डिनरी आइटम, बट ये एक्सेप्शनल आइटम के दायरे में आते हैं। तो अगर मैं इसको कहूँ कि पांच चीजें हैं, है ना, पांच चीजें, लेकिन मैं इसको पांच चीजें में भी एक पांच का एक छोटा एक छठवां पार्ट भी ये एक्सेप्शनल आइटम आ सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपका छठवां आइटम हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल आइटम है। आप उसको पूरा लिखोगे ऑर्डिनरी नेचर का है, लेकिन ऑर्डिनरी होते हुए भी ये एक्सेप्शनल आइटम में आते हैं, क्योंकि इसको ये ये डेली नहीं होते। आप समझ रहे हो, ये मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मंथली होते हैं, ऐसा नहीं, ईयरली होते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये होते हैं, बस ये है। सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं है बच्चों, दोनों में बहुत अंतर है। ये होना तय है, मतलब ये होता ही है, अगर इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा तो वो तो बेचते ही है। लेकिन आप कहो कि अर्थक्वेक होना तय है, तो ये तो नहीं सही है, तो ये एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, तो देखो, तो अगर जैसे आपकी आग लगी है तो उससे जो लॉस हुआ है ये प्रॉपर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसका आपको सेपरेटली डिस्क्लोजर देना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो सेपरेटली डिस्क्लोजर इन पीएनएल अकाउंट, अब इसका सेपरेटली डिस्क्लोजर देंगे। देखो सॉरी, देखो क्या लिखा है कि, सॉरी, जो आइटम ऑर्डिनरी नहीं है, विच आर नॉट, मतलब जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम नहीं है और इंसिडेंटल डेयर टू, मतलब ये जो दोनों नहीं है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो दोनों नहीं है, ठीक है, जो 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 ऑर्डिनरी नहीं है, जो एक्सेप्शनल नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल अर्थक्वेक और फायर, इंश्योरेंस कंपनी वाला एग्जांपल बहुत अच्छा था, वो याद रखना हो। ठीक है, तो नेचर को देखते हुए आपको क्लासिफाई करना है कि सर ये ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या एक्सेप्शनल आइटम है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो मैं अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है यार। ऑर्डिनरी आइटम जो उसके प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है, वो ऑर्डिनरी आइटम, उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल आइटम होते हैं जो हमें जो डेली नहीं होते हैं, जिनका होना थोड़ा फिक्स फिक्स है, मतलब होगा, लेकिन कब होना है, ड्यूरेशन उसकी नहीं फिक्स है। ठीक है, अब सर आप ऐसे कह सकते हो अर्थक्वेक भी होना तय है, अरे एक दिन तो जाना ही है यार, मतलब वो नहीं, मतलब एक दिन तो ऐसे लिखा है ना गीता में कि एक दिन पूरी तबाह हो जाएगी, तो वो तो चीजें है, ठीक है। ठीक है, मत मत जाओ दर्शन में। अब आ जाओ प्रायर पीरियड आइटम क्या होते हैं, कि सर प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, एडजस्टमेंट्स। याद है आपने बचपन में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, ट्वेल्थ में पढ़ा था आप लोगों ने, सीपीटी में भी पढ़ा होगा। तो सर देखो प्रायर पीरियड आइटम वो होते हैं जो ड्यू टू एरर और ओमिशन की वजह से, पिछले साल एरर या ओमिशन की वजह से करंट ईयर में आते हैं, जो कि करंट ईयर के होते तो नहीं है लेकिन करंट ईयर में आते हैं, तो इसको हम लोग सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं इन पीनल अकाउंट। याद है ना, आप लोग प्लस करके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखते थे, सैलरी में प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड माइनस करते हैं, तो इसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, क्योंकि इसको करंट ईयर में रेक्टिफाई करना है। तो देखो क्या लिखा है, जो मैंने क्या लिखा है देख लो, मैंने लिखा है बच्चों, जो आइटम करंट ईयर के नहीं है बट करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्यू टू एरर और ओमिशन की वजह से है। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि होली आ गई है एकदम मेरे नोट्स पे। ठीक है चलो,
अब देखो, तो इसका हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे करंट ईयर में, और इसको सेपरेटली डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, इसका हम लोग सेपरेटली डिस्क्लोजर, देखो किसका किसका सेपरेटली डिस्क्लोजर देंगे, किसी भी चीज का सेपरेटली डिस्क्लोजर आप दे सकते हो अगर उसका इफेक्ट मटेरियल है तो। सर क्या मटेरियल मटेरियल आप कर रहे हो बेटे, मटेरियल मतलब कि वो आपको, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ ज्यादा प्रभावित कर सकती है, मतलब उसके यूजर के डिसीजन को, यूजर यानी कि स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, इन लोगों के डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो सर आपकी मटेरियल होगी। मटेरियल हमेशा अमाउंट से नहीं होता कि ये इस थाउजेंड्स में है तो मटेरियल है, लैक्स में तो मटेरियल है, उसके नेचर में भी हो सकता है कि वो मटेरियल है, मतलब वो चीज़ अगर लग रहा है कि मटेरियल है, ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है, तो आपको कंपनी के डिसीजन मटेरियल है तो वो आप डिस्क्लोज कर सकते हो। लेकिन अभी तक जहां तक क्या लगा है सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डिस्क्लोज करेंगे, एक्सेप्शनल आइटम डिस्क्लोज करेंगे, प्रायर पीरियड आइटम डिस्क्लोज करेंगे, ऑर्डिनरी आइटम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तभी डिस्क्लोज करेंगे जब उसका इफेक्ट मटेरियल होगा। ठीक है सर। अब आते हैं सर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सर आप एक बताओ कि एस्टिमेट्स क्या होते हैं। एस्टिमेट्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं ना, है ना। एस्टिमेट्स मतलब क्या होता है, आप एक अनुमान लगाते हो कि ये चीजें हो सकती है, उस समय जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट्स लगाते हैं कि सर ऐसा हो सकता है। तो अब आप एक बात बताओ, जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, एज एग्जाम्पल, जैसे आप बाइक ही खरीदे, मान लेते हैं बाइक खरीदे आपने, तो आपको लगा कि ये जो है 10 साल तक इसकी जो है, वैसे नॉर्मली तो 15 साल होती है किसी भी व्हीकल की लाइफ जो होती है वो 15 साल तक होती है। ठीक है, मतलब 15 साल व्हीकल होती है एक जनरल। तो आपको लगा कि ये बाइक आपकी 10 साल चलेगी, लेकिन आपको दूसरे साल में पता चला कि नहीं नहीं भाई, 2 साल हो चुकी है, अब मुश्किल से ये जो है अब बस 6 साल ही और चलेगी। क्यों? क्योंकि उस समय के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको लगा था कि वो 10 साल चलेगी, लेकिन जब आगे के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस हुई, कुछ घटनाएं हुई, या आपको लगा कि ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, रोड्स ऐसे ऐसे हो गए, तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये जो है 7 साल ही, 6 साल ही और चलेगी, तो ये फैक्ट एंड उस समय के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो इट जस्ट एस्टिमेट, ये बदले जा सकते हैं, इट्स नॉट अ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये कोई प्रिंसिपल मेथड्स नहीं है कि आप उसको चेंज कर रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, मतलब मैं एक तरीके से अंतर आपको समझा रहा हूँ, डिफरेंस समझा रहा हूँ कि अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है। अकाउंटिंग पॉलिसी इज योर मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन which are applying in preparing and presentation of financial statement। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर एस्टिमेट्स का चेंज हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या लिखा है, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कि सर इट इज जस्ट एन एस्टिमेट विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस विच कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो वेरी हो सकती है, ऐसा बहुत फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट के बेसिस पे ही होता है। नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, बट इफ सच चेंजेस इज मटेरियल देन सेपरेट डिस्क्लोजर इज गिवन। अगर उसका चेंजेस से जो इफेक्ट है वो मटेरियल है तो आप उसको डिस्क्लोजर दे सकते हो, और देना ही चाहिए। तो अगर एस्टिमेट्स का चेंज होता है तो उससे, जैसे आपके डिप्रिसिएशन में चेंज हो गया, तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है कि आप उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसका इफेक्ट जो है वो मटेरियल है तो आपको डिस्क्लोजर देना है। समझ गए, ये पूरी चीजें आप लिखेंगे आंसर में, अगर वो पूछता है कि डेप्रिसिएशन ये थी, ये फिर ये हो गई लाइफ के चेंजेस की वजह से, तो इट जस्ट एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट टाइम। ठीक है, यू कैंट से कि दैट इट इज अ वेरी बिग चेंजेस, इट्स चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नो इट इज नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर? ठीक है, जैसा एज एग्जांपल मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, अब देख लो। एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है लाइफ ऑफ द असेट्स। हाँ, लाइफ चेंज हो गया। स्क्रैप वैल्यू, आपको लगा था कि यार कुछ नहीं तो इसकी 10,000 तो मिल ही जाएगी, जब बेचने निकले तो पता चला कि लोग जो है ले ही नहीं रहे, आपको कबाड़ में बेचना पड़ा 2,000 में। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको लगा था कि यार ये जो है 10,000 में से चलो 2,000 नहीं देगा, है ना, फिर आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि यार इससे कुछ भी मिलना मुश्किल है, 50% गया पैसा, तो अब पहले आपको 10% प्रोविजन बनाए थे, फिर आप 50% प्रोविजन बना रहे हो, फिर आपको लग रहा है 80% पैसा डूब गया, तो वो होते रहता है भाई।
प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, आपने लगा था कि भाई जो है आगे जो खर्च होने वाली है वो 10,000 रुपये लगेंगे, आपको बाद में पता चला कि 15,000 रुपये लगेंगे। अरे वो जब आप किसी चीज के लिए प्रोविजन बना रहे हो तो वो फ्यूचर के लिए आपने बनाया हुआ है। तो जब खरीदने गए तो उस समय के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये 10,000 का नहीं मिलेंगे, ये 15,000 की चीजें मिलेगी, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो अगले साल, ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखो कि ये चेंज हो सकता है, ऐसा ये कोई बिग थिंग नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो हर एक समय सेम नहीं होते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म। अब देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया टॉपिक है जो आप AS1 में पढ़ भी चुके हो, कि देखो कि सर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी क्या होती है। पहले अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, तो सर अकाउंटिंग पॉलिसी जो होती है रूल्स एंड मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल। जब नियम बदले जाते हैं तो डिस्क्लोजर हमें देना होता है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये आप जो है ना, ये इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। यहाँ मैंने लिखा हुआ है बदले जाते हैं, ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ लिखा हुआ है बदले जाते हैं, जब नियम आपके बदले जाते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं कि 2020 में, सॉरी 2020 कह रहा हूँ मैं, 2022 में, 2022 में आपकी वो कोई रूल्स थी ही नहीं। एज एग्जाम्पल सैलरी के रिगार्डिंग कोई रूल्स थी ही नहीं, फिर आपने 2023 में, 2023 में कोई रूल्स निकाला, तो क्या ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी? नहीं, ये तो एक नया रूल्स आपने निकाला है। ये पिछला कोई रूल्स था जिसको चेंज करके आप नया नहीं लाए हो, तो यहाँ पे कोई चेंजेस अल्टरेशन नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चेंजेस तब होगी जब कुछ थी और कुछ आपने नया लाया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चेंजेस यानी कुछ होनी चाहिए पीछे, तो डेट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर वो थी ही नहीं, ठीक है, अब जैसे किसी आइटम पे आप उस समय कुछ और कि 2022 में जैसे आपने कहा कि भाई डिप्रिसिएशन को, प्लान बिल्डिंग को हम लोग जो है डिप्रिशिएट नहीं करेंगे, और प्लांट एंड मशीनरी को 10% डिप्रिशिएट करेंगे। मतलब उस साल आपने बिल्डिंग के लिए बनाया और अगले साल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए लगाया, तो उस साल प्लांट एंड मशीनरी नहीं थी, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, ठीक है, तो होना चाहिए। तो अगर बदले गए हैं तो आप क्या क्या करोगे, और सबसे बड़ी बात कि रीजन क्या है, पहले और मैं बताता हूं आपको कि क्यों बदले जाते हैं। तो देखो 3 रीजन है बस, या तो लॉ ऐसा बोल रहा है आपको करने के लिए कि आपको ये पॉलिसी आपको अपनानी है, या तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके बोल रहे हैं जो कि इशू होती है, जो बिजनेस पे लगती है, AS के अकॉर्डिंग बुक्स बनती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, मतलब चेंजेस इन लॉ के अकॉर्डिंग, चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, या तो आपको बेटर प्रेजेंटेशन करना है, तो मतलब आपको लग रहा है कि इस अकाउंटिंग पॉलिसी लगाने से हमारी जो बुक्स है वो और बेटर दिखेगी, तो आप जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज कर सकते हो। यही 3 रीजन के अलावा और कोई रीजन नहीं है जिस केस में आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करते हैं तो आप उस केस में क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे, इसका सेपरेटली डिस्क्लोजर तो देना ही है, लेकिन क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे ये भी आप आके देख लो। तो देखो क्या क्या डिस्क्लोज करोगे। सर सबसे पहले आप पुरानी पॉलिसी बताएंगे, फिर आप जो नई पॉलिसी लगाने वाले हैं वो बताएंगे, कारण क्या था, रीजन फॉर सच चेंज, मतलब आप बताओगे कि पुरानी वाली में क्या खराबी थी जिससे हमने नई वाली को लाई, और इफेक्ट ऑफ सच चेंज, मतलब नई वाली को लाने से हमारी क्या फायदा हुआ। हंसो नहीं, याद करने का तरीका है, ठीक है। देखो क्या लिखा है मैंने, इफ नेचर ऑफ इवेंट और ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम करंट ईयर इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, देन इट इज नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब क्या हुआ, आपने कोई आइटम आपकी थी पिछले साल, उसका नेचर अलग था जो आप करंट ईयर के आइटम से कंपेयर कर रहे हो। अब समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब वो आइटम का नेचर अलग था जिसपे अकाउंटिंग पॉलिसी ए लगाते थे, अब उसी आइटम का नेचर अगले साल अलग है जिसपे अकाउंटिंग पॉलिसी आप बी लगा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, कि सर हमने जो है हम ए से बी आ गए, ए से चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी पे आ गया,
ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसका ये जिस आइटम पे लग रहा था, ये जिस आइटम पे लग रहा था, यहाँ उसका नेचर दूसरा था, यहाँ उसका नेचर दूसरा था। नेचर एकदम डिफरेंस है। मतलब सेम नेचर की चीजें होनी चाहिए, और तब सेम नेचर की आइटम रहे, तभी जाके आप ये कह सकते हो कि भाई चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुई है। आप समझ गए मेरी बात? मतलब अरे यार, देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने बोला कि वेजेस को इस रेट से दिया जाएगा परमानेंट स्टाफ को, परमानेंट स्टाफ को वेजेस को इस रेट से देना है। फिर आपने निकाला कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को वेजेस को इस रेट से देना है, तो यहाँ पे तो वेजेस दे रहे ठीक है, लेकिन वो परमानेंट के लिए था, ये कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए था दूसरा रेट। आपने परमानेंट को बोला कि हम मंथली देंगे, ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल को बोला कि भाई हम तुम्हें जो है वर्क के हिसाब से आपको पैसे देंगे, तो इट्स नॉट ए चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी ब्रो। ठीक है, चलो, सॉरी। तो इफ सच पॉलिसी, देखो अभी ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इफ सच पॉलिसी नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है अर्लियर, मतलब मैंने बताया ना कि अगर पहले वो पॉलिसी थी ही नहीं, देन नो बदलाव, तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ ना, नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो कोई चेंजेस ही नहीं हुई। तो सर ये हमारी AS5 खत्म हो गई। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा, रिकैप तो देते हैं ना। मौसम बहुत खराब है यार। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बहुत सिंपल है। AS5, नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर पीरियड, प्रायर पीरियड एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सर इसमें हमने बताया कि 5 चीजें पढ़नी है, मुश्किल से 6 हो जाती है वो एक्सेप्शनल आइटम को लेके। सर सबसे पहले मैंने बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं जिसका सेपरेटली डिस्क्लोजर P&L में दिया जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते क्या है सर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, और जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम नहीं होते हैं, ना ही इंसिडेंटल देयर टू। तो सर ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम होते हैं और जो इंसिडेंटल देयर टू उनसे रिलेटेड ही होते हैं। तो इनका जो ऑर्डिनरी आइटम होते हैं इनका कोई भी सेपरेटली डिस्क्लोजर नहीं देना है। लेकिन अगर वो एक्सेप्शनल आइटम में कवर हो गए, ऑर्डिनरी होने के बाद भी एक्सेप्शनल में कवर हो गए, तो सेपरेटली डिस्क्लोजर दे सकते हैं। तो क्या सर ऑर्डिनरी का कभी डिस्क्लोजर नहीं देना है सेपरेट तरीके से? नहीं, अगर उसका इफेक्ट जो है मटेरियल है तो आप उसका भी डिस्क्लोजर दे सकते हो। किसी भी चीज का अगर इफेक्ट मटेरियल है तो उसका डिस्क्लोजर सेपरेटली दिया जाना है। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एग्जांपल सर, चोरी हो गई, आग लग गया, फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में है। ऑर्डिनरी में सर सैलरी, वेजेस, परचेज, सेल, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब ऑर्डिनरी आइटम हो गए। एक्सेप्शनल में क्या था सर? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फिक्स असेट्स, और रिवीजन ऑफ वेजेस, और लिटिगेशन एक्सपेंसेस, सेटलमेंट एंड ऑल, जो ये सारी चीजें होती रहती हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सर कुछ प्रायर पीरियड आइटम होते हैं। तो सर प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है? जस्ट लाइक एडजस्टमेंट, जो करंट ईयर के नहीं होते, प्रीवियस ईयर के होते हैं ड्यू टू एरर और ओमिशन। तो सर इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है क्योंकि ये करंट ईयर के नहीं होते हैं, ये जानना स्टेक होल्डर को जरूरी है। तो सर इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, बिल्कुल सर इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। मैंने आपको बताया था कि सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर। जैसे डेप्रिसिएशन इसका एग्जांपल था। और फिर इसमें चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैंने क्या बताया कि एस्टिमेट सर क्या होते हैं कि आपको कभी भी चेंज हो सकते हैं, ये बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट टाइम होते हैं। तो इसका कोई भी बहुत बड़ा सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं देना है। आपको लगा था कि पहले बाइक की लाइफ आपकी 10 साल है, बाद में पता चला 8 साल है, तो इज जस्ट एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट टाइम। ओके। तो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी सर क्या होते हैं? सर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सर अकाउंटिंग पॉलिसी पहले से क्या होती है? रूल्स एंड मेथड, प्रिंसिपल एंड मेथड प्रेजेंटेशन, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर इसका चेंजेस कब होगा? जब सर 3 कारणों की वजह से चेंजेस होता है। बेटर कॉम्प्लायंस, एज पर मतलब कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ, और कॉम्प्लायंस ऑफ AS के लिए 3 चीजों। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आप बताओगे पुरानी वाली क्या थी, नई वाली क्या पॉलिसी है, पुरानी वाली में क्या प्रॉब्लम थी, रीजन, और उससे चेंज करने से क्या भला हुआ या क्या प्रभाव पड़ा, वो बताओगे आप। फिर मैंने आपको एक छोटे से पॉइंट बताए थे सर, इसमें ये बताया था कि अगर कोई पॉलिसी का बदलाव होता है तभी जाके वो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानी जाएगी। और नेचर जो है वो इवेंट का सेम होना चाहिए, तभी जाके वो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, उसका नेचर उस समय अलग था, उस समय इसका नेचर अलग है। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट स्टाफ का। ठीक है, तो आपका ये ओवर AS5 बहुत सिंपल था यार। चलो, हर हर महादेव।